नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम आरसीसी का डिज़ाइन कैसे करते हैं जब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारी वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ IS 13920 13920 1993, जर्नल स्पेसिफिकेशंस, कोडल प्रोविजंस ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर एंड कोडल प्रोविजंस ऑफ कॉलम। ओके, आरसीसी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कैसा स्टील बार्स लगाते हैं, कौन सा कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, तो उस सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सभी की स्पेसिफिकेशंस हमारे इस कोड में दी गई है जो कि है हमारा IS 13920। ओके, ये हमारा जो कोड है इसमें आरसीसी को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सभी का बेनिफिट उठा सकें। IS 13920 आखिर है क्या? इसमें हम डक्टाइल डिटेल्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन सभी को डिस्कस करते हैं। डक्टाइल डिटेल्स क्या होती हैं, जिसमें हम आरसीसी को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उसमें स्टील बार्स कैसा यूज़ करते हैं, कंक्रीट हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे कॉलम और बीम। बीम हमारा होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर और कॉलम हमारा होता है वर्टिकल मेंबर, और दोनों ये आरसीसी के बनते हैं। तब इसमें हम क्या क्या सावधानियां और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इसमें हम यूज़ करते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दीज प्रोविजंस आर फॉर द एंकरेज, स्प्लिस बार, कट ऑफ एंड जॉइंट डिटेल्स। तो स्टील बार्स को हम कैसे स्प्लिस करते हैं, उसको जॉइंट करते हैं, एंकर करते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि वो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करे। ओके, और हमारा स्ट्रक्चर में जो डैमेज है कम से कम हो सके। ओके, तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आरसीसी का एक स्ट्रक्चर है, ये भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो इसमें हम कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे इसको सिस्मिक प्रूफ बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमारा आता है कोडल प्रोविजंस ऑफ IS 13920 1993। ओके, इसमें हमारा एक क्लोज आता है जो कि है 5 नंबर क्लोज में क्या बताया गया है, जर्नल स्पेसिफिकेशंस। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा है द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग शुड बी एज पर IS 456 2000 एक्सेप्ट एज मॉडिफाइड बाय द कोड। ओके, तो जो हम आरसीसी का डिज़ाइन करते हैं IS 456 के द्वारा, उसी का हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। तो फर्स्ट हमारा जो जर्नल स्पेसिफिकेशन तो ये है, अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो वो हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं। ओके, फॉर ऑल बिल्डिंग्स विच आर मोर देन 3 स्टोरी इन हाइट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20। ओके, तो M20 ग्रेड का हम कम से कम कंक्रीट का यूज़ करते हैं जब भी हमारी हाइट हो 3 स्टोरी से ज़्यादा की। ठीक है, 3 मंजिल से ज़्यादा हमारा कोई बिल्डिंग है तो उसकी हम जो कंक्रीट उसमें यूज़ करेंगे तो M20 से ज़्यादा ही उसमें यूज़ करेंगे। तो ये इसमें बताया गया है। स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रेड FE 415 और लेस शुड बी यूज्ड। ओके, तो FE 415 का हम यूज़ करेंगे, उससे कम भी हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टील जो होता है वो ज़्यादा डक्टाइल नहीं होता। ठीक है, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील को इसमें यूज़ नहीं करते हैं। FE 415 या उससे कम ग्रेड का हम स्टील का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और जो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है किसी भी सिस्मिक, जो हमारा भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सिस्मिक प्रूफ इसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। फ्लेक्सुरल मेंबर, तो फर्स्ट हम करते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं बीम और स्लैब्स। ओके, इसमें हम फ्लेक्सुरल मेंबर यानी कि जिसमें बेंडिंग का
आता है, इस पे लोड आने पे ये बेंडिंग होती है, तो उसको फ्लेक्सुरल मेंबर हम बोलते हैं। ये जो हमारा IS 13920 है उसके क्लोज 6 में ये दिया गया है, द बीम एंड स्लैब्स आर फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, इसमें बताया गया है कि बीम और स्लैब्स हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर है विच आर डिजाइन टू रजिस्ट फ्लेक्सुरल और बेंडिंग, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी टाइप की बेंडिंग को रोकने के लिए। द क्रैकिंग पैटर्न ऑफ द बीम इज शोन एज गिवन बिलो। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है, जब लोड इस पे ये बीम दिखाई गई है, तो बीम पे जब लोड आता है तो इसमें क्रैक्स आते हैं। ये देखिए, ये सेंटर में जो क्रैक्स हैं वर्टिकल क्रैक्स इनको बोला जाता है, जो इसके एंड में आते हैं, इसके कॉर्नर पे आते हैं, ये डायगोनल शेप के होते हैं, तो इसलिए डायगोनल क्रैक्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, इसमें रोक करने के लिए हम इसमें स्टील का रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। वो करते हैं ऐसे, द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, द वेरियस प्रोविजंस ऑफ रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग ऑफ द बीम इज एज फॉलो। ठीक है, तो इसमें हम रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, द फ्लेक्सुरल मेंबर आर सब्जेक्टेड टू वेरी लिटिल एक्सियल स्ट्रेस। तो जो फ्लेक्सुरल मेंबर है उसमें हमारा एक्सियल स्ट्रेस है वो काफ़ी कम यूज होता है। द फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस ऑन द मेंबर अंडर अर्थक्वेक लोड शैल नॉट एक्सीड 0.1 FCK। ठीक है, जो इस पे फैक्टर्ड लोड एक्सियल स्ट्रेस इस पे आता है वो हम मानते हैं कि 0.1%, ये आप मान लीजिए 10% ऑफ FCK। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट जैसे हमारी ग्रेड है M20, तो 20 हमारी आती है FCK की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो उसका 10% हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्सियल स्ट्रेस होता है। ठीक है, 0.1 का मतलब है 10%। द मेंबर शुड हैव विड्थ टू डेप्थ रेशो, जो कि इसमें ये दिया गया है, जो हमारी मेंबर की चौड़ाई और उसकी गहराई की रेशो है वो इससे ये होनी चाहिए 0.3, इससे या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे इसमें बताया है, ये हमारी विड्थ और डेप्थ है, ये है हमारी 100/180। ओके, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 से ज़्यादा या 0.3 होनी चाहिए, इससे कम ये नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, द मिनिमम विड्थ ऑफ बीम इज 200 mm। इसकी जो चौड़ाई है कम से कम 200 mm होनी चाहिए। ठीक है, द डेप्थ ऑफ मेंबर शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पैन। ओके, जो इसका स्पैन लेंथ होती है किसी भी बीम की या किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर की, तो उसका 1/4 से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि रेनफोर्समेंट जब हम यूज़ करते हैं किसी भी बीम में और उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हम बनाते हैं, तो उसमें ये पॉइंट्स हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो रेनफोर्समेंट जो हम स्टील यूज़ करते हैं वो हम कैसा यूज़ करेंगे। फर्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल बार्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये आप बीम देख सकते हैं, ये एक बीम है और बीम में ये जो पूरी लेंथ वाइज जो इसमें बार्स डले हुए होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ओके, और जो चारों तरफ इसके रिंग के शेप में होते हैं इनको बोलते हैं स्ट्रिप्स। ठीक है, स्ट्रिप्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर प्रोवाइडेड इन बीम टू रजिस्ट बेंडिंग क्रैक्स। ठीक है, जो बेंडिंग की वजह से क्रैक्स आते हैं उनको रजिस्ट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स का यूज़ करते हैं। इन फ्रेम्स बोथ top and bottom face of beam are subjected to tension. The steel bars are required to both face at the end and on the bottom face of the middle portion of the beam। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे ये देखिए इसके टॉप फेस पे भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं और बॉटम फेस पे भी इसके लॉन्गिट्यूडनल बार हैं। ठीक है, बट नॉर्मली अगर कोई बीम डिज़ाइन होती है तो उसमें हम जनरली बॉटम फेस पे ही रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, बट जब हमें ज़्यादा टेंशन इस बीम पे आती है तो ऊपर की तरफ भी हम इसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो टेंशन क्रैक्स से बचाने के लिए हम इसमें रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं, जो कि होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ओके, अब है कोडल रिकमेंडेशंस फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द बीम। तो कोड के द्वारा कुछ इसमें रिकमेंडेशन की गई है कि वो बार कैसे होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें खास होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एट लीस्ट 2 बार्स गो थ्रू द फुल लेंथ ऑफ द बीम एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम ऑफ द बीम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि पूरी लेंथ जो हमारी होती है बीम की या स्लैब की, तो उसमें पूरी लेंथ में हमारे 2 बार्स तो कंप्लीट लेंथ में होने चाहिए, ठीक है, टॉप में भी और बॉटम में भी। सेकंड पॉइंट है एट द एंड ऑफ बीम द अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट द बॉटम इज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टॉप, ठीक है। जो एंड पे स्टील प्रोवाइड किया जाता है तो वो कम से कम आधा होना चाहिए जो कि हम टॉप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द स्टील प्रोवाइडेड एट ईच ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ द मेंबर एट एनी सेक्शन शैल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट स्टील प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ बीम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नेगेटिव मोमेंट वहाँ पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये 1/4 हम स्टील का यूज़ करते हैं टॉप और बॉटम फेस के किसी भी एंड पे, ठीक है। स्टील रेनफोर्समेंट बार्स आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 12 to 14 मीटर, ठीक है। 12 से 14 मीटर की लेंथ में हमारे स्टील बार्स आते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है उसको बीच में लैप देने की, उसको बीच में जॉइंट करने की, ठीक है। तो जॉइंट हम कैसे देते हैं, द बार्स शुड नॉट बी ओवरलैप, इसको ओवरलैप नहीं किया जाता, लोकेटेड वेयर द बीम इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर मूवमेंट। तो बीम का वो पोर्शन जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है तो उस पोर्शन पे हम कभी भी उसको लैप नहीं करते, ठीक है। उस पर कभी भी हम 2 बार्स को जॉइंट नहीं करते, ठीक है। जनरली जो हम बार्स को लैप देते हैं वो बीम में बिल्कुल बीच का पोर्शन होता है, बिल्कुल मिडल में हम उसको बीम में ये करते हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द बीम। द लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार, ठीक है। जो हमारी लैप लेंथ होती है जो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। फिर है एट द ओवरलैपिंग लेंथ वर्टिकल स्टिरप्स शुड बी प्रोवाइडेड ओवर ऑल द ओवरलैप, ठीक है। तो वर्टिकल जो हमारी स्टिरप्स होती हैं उसको हम उसके चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं जब उसमें लैप दिया जाता है, ठीक है। नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी स्प्लिसेड एट एनी सेक्शन। तो स्प्लिस जो हम करते हैं, जो उसमें जॉइंट हम करते हैं, तो एक बार में पूरे के पूरे हम बार्स को वहाँ पे स्प्लिस नहीं करते, वहाँ पे हम स्टैगर्ड स्प्लिसिंग करते हैं, वो हम आगे देखेंगे अच्छे से कि क्या चीज़ होती है। अब आते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो हमारी होती है स्टीरप्स, जो चारों तरफ रिंग शेप की हमारी बने होते हैं, ये होती हैं स्टीरप्स, ठीक है। दे कैरी द वर्टिकल शियर फोर्स एंड हैंस रेजिस्ट डायगोनल शियर क्रैक, ठीक है। जो वर्टिकल शियर फोर्स है उसको ये रोकता है और डायगोनल शियर क्रैक्स है उनको भी ये प्रिवेंट करता है। दे प्रिवेंट द कंक्रीट टू बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है। ये कंक्रीट को बाहर की तरफ फैलने से, बल्ज होने से भी रोकता है। दे प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये जो रिंग है हमारी, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को एक साथ अपनी जगह पे पोजीशन में बनाए रखता है। इसको बाहर की तरफ बेंड होना या बकल करना ये इसको रोकता है, ठीक है। किसी भी लॉन्गिट्यूडनल बार को हम जब रिंग से चारों तरफ से टाई कर देते हैं तो वो उसी शेप में रहता है, अपनी शेप चेंज नहीं करता, ठीक है, वो बिल्कुल भी बकल नहीं होता। तो ये इसका काम है हमारे जो हमारे स्टीरप्स होते हैं, ओके। अब स्टीरप्स कोड के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए वो इस क्लोज में बताया गया है 6.3 कोड, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्टीरप मस्ट बी एट लीस्ट 6 mm, ठीक है। जो स्टीरप हम यूज करेंगे बनाएंगे वो हमारे 6 mm से कम होना चाहिए, उसका डायमीटर कम से कम 6 हमारा होना चाहिए। इन द बीम हैविंग क्लियर स्पैन मोर देन 5 मीटर, अगर हमारी बीम की लेंथ 5 मीटर या उससे ज़्यादा है तो हमारा स्टीरप का डायमीटर होगा 8 mm,
ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है बोथ एंड ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप शुड बी बेंट एट 135 डिग्री हुक। ये देखिए इस फिगर में आप देखेंगे जो मिडल में है, इसमें जो एंड है हमारे बार का रिंग बनाते वक्त ये 135 डिग्री पे बेंड है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये 90 डिग्री पे बेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये जो एंड है ये 90 डिग्री पे बेंड है, नीचे से जो हमारा एंड आ रहा है ये भी हमारा 90 डिग्री पे बेंड है। ठीक है, तो ये एक अच्छा हुक नहीं माना जाता। ठीक है, 135 पे जो बेंड होते हैं हमारे एंड्स बार के रिंग बनाते वक्त, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड माना जाता है। ये भी एक टाइप है, ये भी एक स्टैंडर्ड शेप नहीं मानी जाती जब हम डिज़ाइन करते हो किसी भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आरसीसी स्ट्रक्चर को। ओके, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप शुड नॉट एक्सीड हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ बीम। ओके, जो गहराई होती है हमारी डेप्थ होती है, जैसे 200 mm हमारी डेप्थ है तो उसका हाफ यानी कि 100 mm इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप ओवर ए लेंथ ऑफ 2D एट आइदर एंड ऑफ बीम शुड नॉट एक्सीड D/4। ठीक है, तो स्पेसिंग ये D/4 से कहीं पे भी कम नहीं होगी। ठीक है, और है 8 टाइम्स, ठीक है, 8 गुना ऑफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार बट इन नो केस लेस देन 100 mm। ठीक है, 100 mm से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और 8 गुना ये हो सकती है जो डायमीटर हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार उसका 8 टाइम्स इसमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। द फर्स्ट स्टीरअप शुड बी एट ए डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 15 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस। ओके, तो 15 mm से ज़्यादा इसमें डिस्टेंस ना हो जब हमारी सबसे पहली स्टीरअप हम यूज़ करते हैं। ये आप कॉलम में देखेंगे कि इसमें डिस्टेंसिंग, ये देखिए ये होती है हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। एक जो रिंग है इसके बीच में और दूसरी रिंग के बीच में कितना गैप है, ये होता है रिंग स्पेस, और बोल सकते हैं स्टीरअप का स्पेसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म आती है, ये हम कॉलम को डिजाइन करते वक्त स्टील का कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। कॉलम एंड फ्रेम मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग, इसमें क्लोज 7 में ये दिया गया है। ओके, इसमें दो टाइप के हमारे आपको पता ही है स्टील बार्स यूज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल हमारे होते हैं ये 4 नंबर के हैं, जो ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रू आउट हमारे कॉलम की लेंथ में हैं ये, और चारों तरफ इसके जो रिंग है ये हमारे होते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब ये कैसे कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं जब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फर्स्ट हमारा आता है कोडल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू कॉलम एंड टू फ्रेम मेंबर्स विच हैव ए फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस, जो कि फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस हमारा 0.1 FCK से ज़्यादा हो। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल से हम पता कर सकते हैं कि ये 0.1 FCK से ज़्यादा हो अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक लोड आर गिवन बिलो। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कोड में, तो फर्स्ट हमारा आता है द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 200 mm। तो जो भी हमारा कॉलम का सबसे कम से कम कोई भी साइड होगी तो 200 mm से कम कोई भी साइड हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 200 से बड़ा हमारा स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए जैसे ये एक बीम है रेक्टेंगुलर, तो ये फेस और ये फेस, ठीक है, लंबाई और इसकी चौड़ाई 200 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम डायमेंशन हमारा 200 mm होना ही चाहिए। इन फ्रेम विच हैव बीम्स विद सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एक्सीडिंग 5 मीटर और कॉलम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एक्सीडिंग 4 मीटर, द sorted डायमेंशन ऑफ द कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm। तो दूसरा केस क्या आता है, जब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यानी कि स्पैन लेंथ हमारी आती है 5 मीटर और वहाँ पे कॉलम होते हैं, तो उसके डायमेंशन
सॉरी 30 सेंटीमीटर बोल लीजिए या फिर 300 mm आपको बोल लीजिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये साइड हो या ये साइड हो, 300 mm से कम बिल्कुल ना हो। तो ये इसमें बताया गया है जब स्पेसिंग उसकी 5 मीटर से ज़्यादा हो। द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन शॉर्टेस्ट टू अदर डायमेंशन शुड नॉट बी लेस देन 0.4। ठीक है, जो इसमें सबसे कम डायमेंशन है यानी कि जिसकी चौड़ाई या फिर लंबाई, ये देखिए जैसे ये है इस कॉलम की चौड़ाई और इसकी लंबाई है ये, तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा डायमेंशन उसको डिवाइड किया जाता है दूसरे डायमेंशन, छोटा डायमेंशन डिवाइड बाय बड़ा डायमेंशन। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखिए, ये है हमारा एक कॉलम और इसकी ये साइड है हमारी 150 mm। ठीक है, और ये है हमारी 100 mm। तो इसमें छोटा डायमेंशन कौन सा हुआ, ये वाला, और बड़ा डायमेंशन हमारा 150 हुआ। तो इसमें जो रेशो होगी हमारी 100/150। तो ये जो होगी ये 4 या इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। कॉलम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैसी होती है, यहाँ से आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये है स्टैगर्ड हमारी जो लैपिंग इसमें देते हैं। ठीक है, एक साथ सारे बार्स को हम लैप नहीं करते, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। हम इसको स्टैगर्ड करेंगे यानी कि 50%। ये 4 हैं तो 2 को एक टाइम पे लैप करेंगे और 2 को नेक्स्ट टाइम पे। तो ये हम ध्यान दे के चलते हैं जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल बार को डिज़ाइन करते हैं। द लैप लेंथ शुड बी प्रोवाइडेड ओनली इन द मिडल हाफ। मिडल हाफ जैसे मैंने पहले ही बताया था, कॉलम के मिडल हाफ में इसको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, ये जैसे कॉलम है, ये इसका टॉप एंड है, ये इसका बॉटम एंड है। ठीक है, तो जब भी हम लैप या फिर स्प्लिस इसमें हम प्रोवाइड करते हैं तो ये इसके बीच में ही प्रोवाइड करते हैं, मिडल में। ठीक है, और इसी की चारों तरफ जब हम रिंग डालते हैं, जो हम स्टीरअप डालते हैं, ये काफ़ी क्लोजली पैक होती हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्स। ठीक है, जब हम टॉप साइड में भी जाएंगे तो इसमें जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तब भी इसकी स्पेसिंग बढ़ जाती है। बट जहाँ पे लैप होता है, जहाँ पे जॉइंटिंग होती है हमारी बार्स की, तो वहाँ पे इसके स्टीरअप्स के राउंड ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उनके बीच में स्पेसिंग हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ओनली हाफ ऑफ द वर्टिकल बार, ये अभी हमने क्लियर किया है, एक बार में हाफ ही यानी 50% ही हम बार्स को लैप करेंगे, जॉइंट करेंगे, बाकी को हम बाद में जॉइंट करेंगे। व्हेन लैप्स आर प्रोवाइडेड, टाई मस्ट बी प्रोवाइडेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द स्पेसिंग। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर। जब लैप होता है तो उसके आसपास हम स्पेसिंग कम कर देते हैं टाइज की, जो हमारी टाई होती हैं, जो हमारी रिंग होती हैं, उसकी हम स्पेसिंग कम कर देते हैं 150 या उससे कम। अब देखते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो रिंग होते हैं हमारी, जो स्टीरअप्स बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं एज पर डिज़ाइन कोड। दे कैरी द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स इंड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक, दस प्रिवेंट डायगोनल क्रैकिंग। ठीक है, डायगोनल क्रैकिंग को ये रोकते हैं, अर्थक्वेक आता है तब। दे होल्ड टुगेदर द वर्टिकल बार एंड कीप देम इन प्लेस। तो वर्टिकल जो बार्स होते हैं, ये जैसे 4 है नंबर, इनको अपने पोजीशन पे ये फिक्स करके रखते हैं, ये जो रिंग होते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द वर्टिकल बार्स। तो वर्टिकल बार्स की जो बकलिंग होती है, जो बैंड हो जाते हैं लोड पड़ने पे, तो उसको भी ये प्रिवेंट करके रखते हैं। तो ये काम था हमारे स्टीरअप्स का। ओके, जो हमारे रिंग है उनका काम ये होता है। अब है कुछ कोडल प्रोविजंस, कोड के अकॉर्डिंग कुछ
प्रोविजंस है जो कि लेटरल टाइज को हम स्पेसिफाई करते हैं। ओके, टाई, इनको टाई भी बोलते हैं, लेटरल टाई। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब बीम की बात हो तो उसको हम स्टीरप्स से डिनोट करते हैं। ओके, और जब कॉलम की बात हो तो उसको हम टाई बोलते हैं। ठीक है, टाई यानी कि बांधने वाला। तो ये आप ध्यान रखिए, बीम के केस में स्टीरप्स और कॉलम के केस में टाइज। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर सर्कुलर कॉलम शुड बी स्पाइरल और सर्कुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो भी हमारा कॉलम अगर सर्कुलर शेप का है तो उसके लिए जो हमारी टाई होगी वो स्पाइरल और सर्कुलर होगी। ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम लेटरल टाई इज क्लोज्ड स्ट्रिप्स हैविंग 135 डिग्री हुक। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया गया है, जो हुक है उसको हम एंड पे 135 बैंड करके छोड़ देते, 135 डिग्री के एंगल पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अप्रोक्सीमेट एक्सटेंशन ऑफ 10 टाइम्स ऑफ बार बट नॉट एक्सीड 75 mm। तो 75 mm जो हमारा एंड होता है, एंड पोर्शन, वो उससे ज़्यादा, उससे तो कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 75 mm से कम हमारा बैंड नहीं होना चाहिए। और अगर डिज़ाइन की बात करें तो 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, यानी कि अगर 8 mm का आपका बार है, 8 mm का आपने टाई बनाई है, रिंग बनाया है, तो वो उसका 80 का आपका 10% होगा 8। ठीक है, 80 का नहीं, 8 mm जो हमारा बार है उसका 10 टाइम्स होगा हमारा 80। तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी 80 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। एक मिनट, ये आप यहाँ से अच्छे से समझेंगे। ये जो फिगर है इसमें ये जो लेंथ है इसकी, ये बेंड करने के बाद जो इसकी लेंथ होती है एक्स्ट्रा, इसको हम 80 mm से कम बिल्कुल भी ना रखें, 10% ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स। तो ये इसमें बताया गया है। ओके, फिर है द पैरेलल लेग्स ऑफ टाई शुड नॉट बी मोर देन 300 mm अपार्ट। ठीक है, जो पैरेलल लेग्स हैं टाई के वो 300 mm से ज़्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए, यानी कि इनके बीच में स्पेसिंग जो है वो 300 mm से ज़्यादा ना हो। इट इज़ मोर देन 300 mm देन ए क्रॉस टाई और ए पेयर ऑफ ओवरलैपिंग टाई आर रिक्वायर्ड। अगर इनके बीच में स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा हो तो ये इनके बीच में एक क्रॉस टाई का हम यूज़ करते हैं। द स्पेसिंग ऑफ टाई should not exceed half of the least lateral dimension except where special confining reinforcement is provided। ओके, तो स्पेसिंग अगर इसमें है तो जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने पहले भी देखा था 100 और 150 है, तो लीस्ट हुआ हमारा 100, तो उसका हाफ 50% यानी कि 50 mm का उसमें स्पेसिंग तो कम से कम होना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है जब भी हम रिंग और टाई को डिज़ाइन करते हैं किसी भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।